यह कहानी मंजू और उसकी बेटी प्रिया के जीवन की एक मार्मिक और भावनात्मक यात्रा है, जो सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक चुनौतियों के बीच उनकी जिजीविषा और समझदारी को दर्शाती है। कहानी में मंजू के जीवन के उतार चढ़ाव, सामाजिक दबाव और एक मां के रूप में उनकी चिंताओं और गलतियों को बारीकी से चित्रित किया गया है। यह कहानी न केवल एक परिवार की आंतरिक गतिशीलता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे गलतफहमियां और संदेह रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं और अंततः सच्चाई और विश्वास कैसे जीतता है। नीचे इस कहानी का 6000 शब्दों में विस्तृत सारांश हिंदी में प्रस्तुत है। मंजू का प्रारंभिक जीवन और पहली शादी। मंजू की कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है। मंजू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन बचपन से ही उसे यह एहसास था कि वह अपने परिवार के लिए एक बोझ है। उसके पिता को बेटे की चाह थी और इसीलिए वह मंजू को कभी वह प्यार और अपनापन नहीं दे पाए जिसकी वह हकदार थी। सामाजिक और पारिवारिक दबावों के कारण मंजू की शादी मात्र 16 साल की उम्र में कर दी गई। उसका पति एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था, जो मेहनती और सज्जन व्यक्ति था। शादी के बाद मंजू का जीवन कुछ हद तक स्थिर हुआ और उसकी एक बेटी हुई, जिसका नाम उसने प्रिया रखा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जब प्रिया केवल 3 साल की थी, तब मंजू के पति का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। यह घटना मंजू के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। वह केवल 18 साल की थी और एक विधवा के रूप में समाज में उसकी स्थिति बेहद कमजोर हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे और प्रिया को अपने घर से निकाल दिया, यह कहकर कि वह एक मनहूस औरत है और उसी की वजह से उनके बेटे की मृत्यु हुई। मंजू के पास कोई और रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वह अपनी बेटी को लेकर अपने माता पिता के घर लौट जाए। माता पिता के घर लौटने के बाद भी मंजू की मुश्किलें कम नहीं हुई। उसके माता पिता पहले से ही उसे बोझ समझते थे और अब एक विधवा बेटी और उसकी बच्ची की जिम्मेदारी उनके लिए और भी भारी थी। मंजू अपनी बेटी प्रिया को सीने से लगाकर रात रात भर रोया करती थी। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करेगी। दूसरी शादी और नया परिवार। कुछ समय बाद मंजू के माता पिता ने उसकी दूसरी शादी की व्यवस्था कर दी। यह शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था और जिसका एक बेटा था, जिसका नाम राकेश था। राकेश प्रिया से 1 साल छोटा था। मंजू की स्थिति और इस व्यक्ति की स्थिति में समानता थी, दोनों ही अपने अपने दुखों से जूझ रहे थे। इसीलिए यह रिश्ता तय हो गया। मंजू को लगा कि शायद यह नया परिवार उसे और प्रिया को एक नई शुरुआत देगा। मंजू का दूसरा पति एक साधारण व्यक्ति था, जो कई बीमारियों से ग्रस्त था। फिर भी वह मंजू और प्रिया का बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी मंजू को उसकी पहली शादी का ताना नहीं दिया और प्रिया को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया। मंजू ने भी राकेश को अपने बेटे की तरह अपनाया और उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसका सौतेला बेटा है। इस तरह यह छोटा सा परिवार एक दूसरे के सहारे जीने लगा। उनके पास एक छोटा सा मकान था, जिसमें 3 कमरे थे। एक कमरे में किराने की दुकान चलती थी, जो परिवार की आय का मुख्य स्रोत थी। दूसरा आघात पति का निधन। समय बीतता गया और प्रिया 16 साल की हो गई, जबकि राकेश 15 साल का था। लेकिन नीति ने एक बार फिर मंजू के साथ क्रूर मजाक किया। उसके दूसरे पति की तबीयत पहले से ही खराब रहती थी और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। यह दूसरा निधन मंजू के लिए एक और बड़ा झटका था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई थी। हालांकि उनके पास अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं थी,
लेकिन आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। किराने की दुकान से होने वाली आय बहुत कम थी और मंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह घर का खर्च कैसे चलाएगी। घर की छत का गिरना और नई मुश्किलें। एक रात जब सभी सो रहे थे, अचानक एक जोरदार आवाज ने मंजू को जगा दिया। यह आवाज राकेश के कमरे से आई थी। जब मंजू वहां पहुंची तो उसने देखा कि कमरे की छत गिर गई थी। सौभाग्य से राकेश उस समय बाथरूम में था, जिसके कारण उसकी जान बच गई। लेकिन इस घटना ने परिवार को और भी मुश्किलों में डाल दिया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे छत को दोबारा बनवा सकें। मजबूरी में मंजू ने उस कमरे को उसी हाल में छोड़ दिया। अब घर में केवल 2 कमरे बचे थे, एक में दुकान थी और दूसरा कमरा प्रिया और राकेश के लिए था। मंजू ने खुद के लिए रसोई में बिस्तर डाल लिया ताकि बच्चे कमरे में सो सकें। सर्दी का मौसम था और बाहर सोना संभव नहीं था, इसलिए प्रिया और राकेश को एक ही कमरे में सोना पड़ता था। मंजू को यह व्यवस्था मजबूरी में करनी पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह निर्णय आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी चिंता का कारण बनेगा। प्रिया की अजीब हरकतें और मंजू की चिंता। कुछ समय बाद मंजू ने प्रिया के व्यवहार में अजीब बदलाव देखे। प्रिया सुबह जल्दी उठकर अपने बिस्तर की चादर बदल देती थी और उसे चुपके से धोने लगती थी। कई बार वह इतनी जल्दी में होती थी कि नहाने से पहले चादर धो लेती थी। मंजू को यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया ऐसा क्यों कर रही है। साथ ही प्रिया की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह बार बार बेहोश हो जाती थी और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। मंजू ने उसे कई बार पूछा कि क्या बात है, लेकिन प्रिया कोई साफ जवाब नहीं देती थी। एक दिन जब प्रिया फिर से बेहोश हो गई, मंजू ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि प्रिया को खून की कमी है और वह बहुत कमजोर हो गई है। उसने सलाह दी कि प्रिया को कोई भारी काम न करने दिया जाए और उसे अच्छा खाना और फल खिलाए जाएं। मंजू ने प्रिया की देखभाल शुरू कर दी, लेकिन उसका शक गहराता जा रहा था। उसे लग रहा था कि प्रिया कुछ छुपा रही है। खासकर चादर धोने की उसकी आदत मंजू को परेशान कर रही थी। वह सोचने लगी कि क्या प्रिया कोई ऐसी बात छुपा रही है जो परिवार की इज्जत को दागदार कर सकती है। मंजू का बढ़ता संदेह। मंजू का मन अब हर समय बेचैन रहने लगा। वह प्रिया और राकेश की हर हरकत पर नजर रखने लगी। उसे याद आया कि प्रिया और राकेश एक ही कमरे में सोते हैं और राकेश प्रिया का सौतेला भाई है। जवानी की उम्र में कुछ भी गलत हो सकता है। मंजू के दिमाग में तरह तरह के बुरे विचार आने लगे। उसे डर था कि कहीं प्रिया और राकेश के बीच कोई गलत रिश्ता तो नहीं बन गया। यह विचार उसे रात रात भर सताने लगा। एक दिन मंजू ने प्रिया के बाजू पर नीले निशान देखे। जब उसने पूछा कि यह कैसे हुआ, तो प्रिया ने कहा कि छुरी लग गई थी। लेकिन मंजू को यह जवाब विश्वसनीय नहीं लगा। वह सोचने लगी कि क्या राकेश ने प्रिया के साथ कोई गलत हरकत की है। उसका शक और गहरा हो गया। एक रात जब मंजू की नींद खुली तो उसने देखा कि प्रिया और राकेश के कमरे की लाइट जल रही थी। वह चुपके से दरवाजे के पास गई और उनकी बातें सुनने लगी। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और किसी बात पर बहुत खुश थे। प्रिया कह रही थी कि वह खुशकिस्मत है और राकेश कह रहा था कि बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। मंजू को उनकी बातें समझ नहीं आईं, लेकिन उसे यकीन हो गया कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। जब आखिरकार दरवाजा खुला तो दोनों ने कहा कि वे सो रहे थे। मंजू को उनका जवाब झूठा लगा। वह और भी परेशान हो गई।
उसे लगने लगा कि उसने प्रिया और राकेश को एक ही कमरे में सोने देकर बहुत बड़ी गलती की है। चादर का रहस्य और सच्चाई का खुलासा। मंजू का संदेह अब चरम पर पहुंच गया था। एक दिन जब प्रिया फिर से बेहोश हो गई, मंजू ने मौका देखकर उसके बिस्तर की चादर उठा ली। वह जानना चाहती थी कि आखिर इस चादर में ऐसा क्या है जिसे प्रिया हर सुबह धोती है। जब उसने चादर को ध्यान से देखा तो उस पर छोटे छोटे सफेद बाल दिखे। मंजू को समझ नहीं आया कि ये बाल क्या हैं और कहां से आए। उसका शक और बढ़ गया। जब प्रिया को होश आया और उसे पता चला कि मंजू ने चादर देख ली है तो वह घबरा गई। मंजू ने प्रिया से सख्ती से पूछा कि वह सच बताए, वरना वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। आखिरकार प्रिया ने सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और राकेश की मेहनत के बावजूद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। राकेश के एक दोस्त ने उन्हें एक काम दिया था। उस दोस्त के पास कुछ नकली किम की बिल्लियों के बच्चे थे जिन्हें संभालना उसके लिए मुश्किल था। उसने राकेश और प्रिया को उन बच्चों की देखभाल का जिम्मा दिया और इसके लिए अच्छे पैसे देने की बात कही। राकेश दिन में उन बच्चों की देखभाल करता था और रात में प्रिया उनकी मदद करती थी। बच्चे कमरे में रखे जाते थे और उनके बाल चादर पर लग जाते थे। प्रिया सुबह उठकर चादर धो देती थी क्योंकि उसे पता था कि मंजू को पालतू जानवर पसंद नहीं हैं। लेकिन बाद में प्रिया को पता चला कि उसे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी है, जिसके कारण वह बार बार बेहोश हो रही थी। राकेश ने उसे एलर्जी की दवाइयां दी थीं ताकि वह ठीक हो सके। वे दोनों यह काम इसलिए कर रहे थे ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधरे और वे कमरे की छत बनवा सकें। प्रिया ने बताया कि राकेश का दोस्त उन्हें हर दिन 1000 रुपए देता था और अब तक वे इतने पैसे कमा चुके थे कि छत बनवाना संभव था। उसने यह भी कहा कि राकेश ने हमेशा उसे अपनी सगी बहन की तरह माना है और कभी कोई गलत हरकत नहीं की। वह मंजू और प्रिया को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए अपने अमीर रिश्तेदारों के पास जाने के बजाय उनके साथ रहता है। मंजू का पश्चाताप और परिवार का पुनर्मिलन। प्रिया की बातें सुनकर मंजू को बहुत अफसोस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों पर कितना गलत शक किया था। वह अपने विचारों पर शर्मिंदा थी। उसने प्रिया और राकेश के बारे में जो बुरा सोचा था वह सब गलत था। उसके बच्चे न केवल समझदार थे बल्कि परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। मंजू ने प्रिया से माफी मांगी और फैसला किया कि वह राकेश को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी क्योंकि अब यह काम खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद राकेश ने कमाए हुए पैसों से कमरे की छत बनवा दी। प्रिया ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे परिवार की आय बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और घर में फिर से रौनक लौट आई। मंजू को गर्व था कि उसके बच्चे इतने जिम्मेदार और मेहनती हैं। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने प्रिया और राकेश को एक कमरे में सोने देकर गलती की थी, क्योंकि अगर कुछ गलत होता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। कहानी का संदेश। मंजू की कहानी एक माँ की चिंताओं, गलतफहमियों और अंत में सच्चाई की जीत की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि बच्चों पर विश्वास करना जरूरी है, लेकिन साथ ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मंजू ने प्रिया और राकेश को एक ही कमरे में सोने की इजाजत देकर एक जोखिम लिया, जो सौभाग्यवश गलत साबित नहीं हुआ। लेकिन वह अन्य माता पिताओं को सलाह देती है कि वे अपने बच्चों के साथ सावधानी बरतें और उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी रखें। कहानी यह भी दर्शाती है कि परिवार का प्यार और एकजुटता किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है।
मंजू, प्रिया और राकेश ने मिलकर अपने दुखों को हराया और एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ सकती हैं, लेकिन सच्चाई और संवाद उन्हें फिर से जोड़ सकते हैं। यह सारांश मंजू की कहानी के हर पहलू को विस्तार से कवर करता है, जिसमें उसका व्यक्तिगत दुख, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अंत में सच्चाई का खुलासा शामिल है। यह कहानी पाठकों को न केवल भावनात्मक रूप से जोड़ती है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करती है।